हेलो स्टूडेंट्स। आज हम सामाजिक विज्ञान में अपना पार्ट 4 जिसका नाम है राष्ट्रीय एकीकरण शुरू करेंगे। आशा करती हूँ आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं। आज इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि राष्ट्रीय एकीकरण क्या है। ओके, और एकीकरण में कौन कौन से जो तत्व हैं वो सहायक होते हैं। आगे से पढ़ेंगे कौन कौन से तत्व हैं जो इसमें बाधा उत्पन्न करते हैं। राष्ट्रीय एकीकरण से आशय क्या है। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं इस चैप्टर को। राष्ट्रीय एकीकरण राष्ट्र के अस्तित्व का आधार है। राष्ट्रीय एकीकरण क्या है इसे समझने के लिए राष्ट्र क्या है ये समझना जरूरी है। राष्ट्र राज्य का पर्यायवाची नहीं है। अगर हम बात करें कि राष्ट्रीय एकीकरण है क्या, तो हम यहाँ से शुरू करेंगे। राष्ट्रीय एकीकरण से अभिप्राय है राष्ट्र में रहने वाले निवासियों के बीच जाति, पंथ, क्षेत्र और भाषा का भेदभाव किए बिना उनमें परस्पर समान अनुभूति और सुख दुख की एकता की भावना का होना राष्ट्रीय एकीकरण कहलाता है। क्या क्या कि राष्ट्रीय एकीकरण से आशय हम एकता से भी, देश की एकता कब बनी रह सकती है, देश के निवासियों में एकता कब रहेगी, जब वो बिना जाति के भेदभाव के, धर्म के भेदभाव के, भाषा के भेदभाव के, रहन सहन के भेदभाव के के को हटा करके आपस में मिलजुल कर रहें। लोग एक दूसरे के सुख दुख बांटें, एक दूसरे की मदद करें, यही राष्ट्रीय एकीकरण होता है। राष्ट्रीय एकीकरण से एकता की भावना, राष्ट्रीय एकीकरण की भावना से राष्ट्र के विकास की भी भावना, राष्ट्रीय एकीकरण की भावना का भी विकास होता है। राष्ट्रीय एकीकरण नागरिकों के विचार, व्यवहार और संकल्प से उत्पन्न होता है। नागरिकों के नाते प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य, देखिए देश का नागरिक होने के नाते हम प्रत्येक व्यक्ति का ये कर्तव्य होता है कि हम उन शक्तियों और विचारों का विरोध करें जो कि हमारी राष्ट्रीय एकता या एकीकरण और अखंडता को तोड़ने का या उसको कमज़ोर करने का प्रयास करती हैं। हमें हमेशा देश का नागरिक होने के नाते, भारतीय होने के नाते राष्ट्रीय एकता और अखंडता पर को मजबूत करने के लिए कार्य करना चाहिए। ठीक है, अगर हम प्राचीन समय से इसको देखें राष्ट्रीय एकता को, तो देखते हैं प्राचीन समय से ही भारत में राष्ट्रीय एकीकरण की समस्या कभी नहीं। समय समय पर कुछ लोग और जाति समुदाय बाहर से अवश्य भारत आते रहे, लेकिन ये लोग भारत से वापस नहीं गए और भारत को इन्होंने अपना घर बना लिया। भारतीय संस्कृति और समाज के धीरे धीरे ये अंग बन गए, यहाँ की मिट्टी में घुल मिल गए और यहाँ की उन्होंने भाषा, रीति रिवाज, संस्कृति, शैली सबको अपना लिया। उनकी भाषा, उनके रीति रिवाज, उनकी पूजा पाठ करने का ढंग और उनकी जीवन शैली धीरे धीरे भारतीय समाज में भी घुल मिल गई। अब क्या हुआ, इस सबसे क्या हुआ, समाज और संस्कृति में और वृद्धि हो गई। मतलब हमारे यहाँ की संस्कृति ऑलरेडी मतलब बहुत अच्छी है और बाहर से भी आई तो एक मिश्रण बन गया। नई नई संस्कृतियाँ आती गई और भारत की संस्कृति ने मिल करके क्या हुआ, एक मिश्रण बन गया और जिससे एक और अच्छी संस्कृति बन गई। भारत में किसी एक पंथ या एक धर्म या समुदाय विशेष की संस्कृति नहीं है, बल्कि पूरे भारत में अलग अलग संस्कृति से भरा पड़ा हुआ है। संस्कृति का खजाना है हमारा भारत देश। ठीक है, प्राचीन समय से राष्ट्रीय एकीकरण को मजबूत करने के लिए अनेक कार्य कर आते रहे हैं। जैसे कि हम एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं और देश एक समय ही दूसरे देश के स्थान के लोग दूसरे वहाँ की आते रहते हैं हमारे यहाँ। तो जिससे क्या होता है कि जैसे कई हमारे यहाँ हम बात करें तो धामों की बात करें तो इनमें बद्री, विशाल, जगन्नाथपुरी, रामेश्वर, द्वारिका की यात्रा का काफ़ी योगदान है। प्रति तीसरे वर्ष जैसे अलग अलग जगह पर हमारे यहाँ कुंभ का मेला लगता है। कुंभ का मेला विश्व का सबसे बड़ा मेला है जहाँ हमें संस्कृति की छटा देखने को मिलती है। ठीक है, तो इन व्यवस्थाओं में भारतीयों के मन में एकता की भावना, जब इस तरीके के आयोजन होते हैं तो ये आयोजन हमारी राष्ट्रीय एकता की भावना को और प्रबल बना देते हैं। अब आते हैं राष्ट्रीय एकीकरण का स्वरूप कैसा होना चाहिए। देखते हैं राष्ट्रीय एकीकरण का स्वरूप दो प्रकार का होता है। कैसे, एक रूपता पर आधारित है, एक वह स्वरूप है जो एकीकरण और एकता पर आधारित है। जैसे अगर हम बात करें तो भाषा, रहन सहन, रीति रिवाज, धर्म
उपासना की पद्धति ठीक है। दूसरा एकीकरण का साधन क्या है, हम देखें तो इतनी सारी विविधता और बहुरूपता के बावजूद हमारे देश में एकता विद्यमान है। कैसे है? राष्ट्र में हम देखते कि हमारा भारतवर्ष काफ़ी विशाल देश है, ठीक है। यहाँ पे अलग अलग जाति, धर्म, भाषा, रीति रिवाज को मानने वाले लोग रहते हैं, लेकिन हम सबका एक ही दृष्टिकोण है, हम सब क्या हैं? भारतीय हैं। राष्ट्रीय मुद्दों में अगर हम बात करें तो एकता, अखंडता, संप्रभुता के संबंध में सभी की अनुभूति और सोच एक जैसी है, मतलब हम देश के हित में ही सोचते हैं हमेशा। भारत के संदर्भ में यदि हम राष्ट्रीय एकीकरण की बात करें तो यहाँ दूसरे राष्ट्र का दूसरे प्रकार का एकीकरण भी देखने को मिलता है। वो क्या है? देखो, आकार में रूस को छोड़कर पूरे विश्व में सबसे बड़ा है। जनसंख्या की दृष्टि से देखें 7वें स्थान पर है यूरोप में, भारत का 7वां स्थान है क्षेत्रफल की दृष्टि से, मतलब विशाल देश है। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा देश दूसरे नंबर पर आता है। यहाँ लगभग 250 से अधिक भाषाएं और बोली जाती हैं। हमारे भारतीय संविधान ने 22 भाषाओं को, कितनी भाषाओं को? देखो 250 बोलियां यहाँ बोली जा रही हैं। 22 भाषाओं को हमारे संविधान ने मान्यता दी है। मतलब हर व्यक्ति को अपना धर्म को मानने की, उसके पूजा पाठ करने की स्वतंत्रता है। भारत में विभिन्न जाति, धर्म और भाषा के लोग रहते हैं। जैसे हम बात करें हिंदुओं के नाम पे मुस्लिम धर्म है, ईसाई, पारसी, सिख, ये मुख्य धर्म आपको बताए गए हैं। इसके अलावा कई धर्म विद्यमान हैं और सभी लोग अपने अपने धर्मों के अपने अपने ढंग से पूजा उपासना करते हैं। अब हम बात करते हैं कि राष्ट्रीय हितों की, तो अनेकता में एकता। हमारे यहाँ अनेकता में एकता, मतलब इतनी विविधताओं के बावजूद जो हमारे देश में एकता है, ये हमारा मुख्य गुण है। अनेकता में एकता देश की विशेषता, ठीक है। राष्ट्रीयता की भावना और हमारी एकता की हो सकती, राष्ट्रीयता की भावना है क्या है? हम सब भारतीयों में क्या है कि हम भारतीय हैं, हम भारत देश के नागरिक हैं, और ये हमें काफ़ी स्ट्रॉन्ग बनाती, मजबूत बनाती। इसलिए भारतवासी क्या कहते हैं? देखिए, एक कोटेशन लिखा गया है यहाँ पे, ये देखिए, श्रीनगर हो या गुवाहाटी, मतलब श्रीनगर से लेके गुवाहाटी तक अपना देश अपनी माटी, हमारा पूरा देश एक है, हमारा ही देश है और हमारी ही मिट्टी है, ठीक है। अब हम बात करते हैं राष्ट्रीय एकीकरण में ऐसे कौन कौन से तत्व हैं, कारक हैं जो राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देते हैं। तो देखते हैं, भारत की एकता और अखंडता को बनाए रखने के लिए समय समय पर अनेक प्रयास किए जाते रहे हमारे राष्ट्र नायकों द्वारा, हमारे नेताओं द्वारा। भारतीय संविधान में ऐसे आदर्श और सिद्धांतों को जोड़ा गया है जिससे कि देश की एकता जो है और भी ज़्यादा बलशाली हो जाए। इस सिद्धांत भारत हमेशा एकता और अखंडता के सिद्धांत पर काम करता है और आवश्यक है देश के लिए। इसके लिए क्या आवश्यक है? लोकतंत्र, जहाँ जनता का शासन हो, मौलिक अधिकार दिए गए हैं, हर व्यक्ति को अपने अधिकार दिए, अधिकार के साथ साथ हर व्यक्ति के कुछ कर्तव्य हैं जो देश के लिए ज़रूरी हैं। एकीकृत न्याय व्यवस्था, मतलब सभी के लिए समान न्याय व्यवस्था। पंथ निरपेक्षा, मतलब धर्मनिरपेक्षता, भारत में हर व्यक्ति को अपना धर्म मानने की, अपने ढंग से पूजा उपासना करने की स्वतंत्रता। समान राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह, और सभी के लिए राष्ट्रीय चिन्ह एक जैसे हैं और अब राष्ट्रीय पर्व भी एक जैसे हैं। भारत एक लोकतांत्रिक देश है। लोकतंत्र का मतलब क्या है? जहाँ जनता का शासन हो, जनता के प्रति निर्वाचित प्रतिनिधि जनता जिन्हें वोट डालकर चुनती है वही शासन करते हैं। ये प्रतिनिधि जनता की इच्छा के अनुसार कार्य करते हैं, जनता के हित में कार्य करते हैं, जिनको जनता चुनाव में जीत करके भेजती है। अब आते हैं हम समान मौलिक अधिकार। भारतीय संविधान में देखिए, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों का प्रावधान रखा गया है। ये कितने हैं? 6। ये अधिकार भारतीयों को बिना किसी भेदभाव के मिलते, मतलब जितने भी भारतीय हैं, चाहे वो अमीर हो, गरीब हो, किसी भी जाति, धर्म या भाषा को बोलने वाला हो, सभी को ये 6 मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं। नागरिकों का कल्याण एवं सर्वांगीण विकास हेतु ये अधिकार क्या हैं? आवश्यक होते हैं। विकास, नागरिकों को विकास के अवसर मिले, मौलिक अधिकारों में समानता, स्वतंत्रता, सामाजिक न्याय आदि का प्रावधान
किया गया है। संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार समाज का कमजोर वर्ग हो, अनुसूचित जाति हो, अनुसूचित जनजाति हो, पिछड़ा वर्ग हो, उनको विशेष संरक्षण दिया गया है। प्रत्येक समुदाय को अपनी भाषा, धर्म आदि की स्वतंत्रता है। कुछ नीति निर्देशक तत्व भी हैं, इसमें सिद्धांत भी हैं, जिनमें निर्धन, शोषित और समाज के कमजोर वर्गों के हितों की पूर्ति के उपाय करने के लिए सरकार ने विशेष मार्गदर्शन करती है। अब हम आते हैं मौलिक कर्तव्य पर। देखिए, जब हम अधिकारों की बात करते हैं तो हमारे कुछ देश के लिए कर्तव्य भी बनते हैं। वो क्या क्या है? मौलिक कर्तव्यों का भी भारतीय संविधान में उल्लेख किया गया है। भारत के प्रत्येक नागरिकों का मौलिक कर्तव्य है, मतलब बनाए गए हैं, ठीक है। इसमें 11 हैं। संविधान और उसके आदर्शों को, जैसे संविधान और उसके आदर्शों की सराहना करना, संस्था, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का सम्मान और आदर करना, सभी भारतीयों को एकता और अखंडता हेतु राष्ट्र की सेवा करने के लिए तत्पर रहना चाहिए। बंधुत्व और भाईचारे की भावना को बढ़ावा देना चाहिए। जो सार्वजनिक संपत्ति है उसको कभी नुकसान नहीं पहुंचाना। सार्वजनिक संपत्ति जैसे एक रेलवे स्टेशन है, पार्क है, जहाँ किसी का अधिकार नहीं होता, सभी लोग यहाँ पर आ जा सकते हैं बिना किसी रोक टाक के। पुराने स्मारक हैं, हम घूमने जाते हैं जो हेरिटेज है, तो हमें ऐसी जगहों को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए, ठीक है। अब भारत में लोकतंत्र और नागरिकों के अधिकारों की रक्षा का उत्तरदायित्व किसका है? न्यायपालिका का है। भारत में संघ और केंद्र राज्यों को कानून लागू करने के लिए इकहरी नागरिकता। भारत में देखिए, इकहरी न्याय व्यवस्था मतलब सभी के लिए एक ही न्याय व्यवस्था है। भारत की न्यायपालिका का स्वरूप एकीकृत है और उसका गठन पिरामिड के रूप में होता है। कैसे पिरामिड के रूप में होता है? देखिए, मैं बनाती हूँ। पिरामिड क्या होता है, देखिए, सबसे पहले जिसका आधार है ये है जिला न्यायालय। फिर यहाँ पे होता है उच्च न्यायालय। यहाँ पे है सुप्रीम कोर्ट या सर्वोच्च न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय, ठीक है। तो ये सबसे ऊपर है, फिर ये है और फिर ये है, ठीक है। सबसे पहले न्यायालय की बात करें तो जिले में न्याय मिलता है, उसके बाद नहीं हो तो राज्य स्तर पे न्याय है। राज्य स्तर पर जो न्यायालय है वो है ये राज्य स्तर पे। उच्च न्यायालय जो है वो राज्य स्तर पर काम करता है और पूरे देश की फिर एक ही न्यायालय या कोर्ट है, वो है सर्वोच्च न्यायालय या सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे यहाँ एकीकृत न्याय व्यवस्था काम करती है जो सभी के लिए समान है, ठीक है। अब हम बात करते हैं पंथ निरपेक्षता की। हमारे संविधान ने भारत को एक पंथ निरपेक्ष या धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र घोषित किया है। धर्मनिरपेक्षता का मतलब क्या है कि भारत का प्रत्येक नागरिक, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, उसे अपने धर्म को मानने की, अपने ईश्वर को याद करने की, उसकी अपने ढंग से पूजा करने की, वंदना करने की स्वतंत्रता प्राप्त है। इसको धर्म के आधार पर किसी भी व्यक्ति के साथ कोई भी भेदभाव नहीं किया जा सकता है, ठीक है। चौथा पॉइंट है समान प्रतीक चिन्ह। भारत के संविधान में राष्ट्रीय प्रतीक चिन्हों को अपनाया, जैसे समस्त नागरिकों को आदर से एवं निष्ठा के लिए प्रेरित करते। जैसे हम बात करें, हमारा राष्ट्रीय ध्वज, पूरे देश का एक ही ध्वज है, तिरंगा। एक राष्ट्रगान है, जनगण मन। एक राष्ट्रीय गीत है, वंदे मातरम। एक राष्ट्रीय चिन्ह है, अशोक चिन्ह। तो ये चिन्ह जो है हमें राष्ट्रीयता की एकता को और ज़्यादा, भावना को हमारे अंदर और प्रबल बना देते हैं और बल प्रदान करते हैं, एकता की भावना को बढ़ा देते हैं और ये राष्ट्रीय एकीकरण में भी सहायक बनते हैं। भारत में विभिन्न संप्रदाय, जाति, भाषा और धर्म के लोग रहते हैं।
उन्हें अपने रीति रिवाजों को के मनाने से रहने की, अपने त्योहारों को अपने ढंग से मनाने की, सभी की अपनी अपनी, जैसे मुस्लिम ईद अपने अनुसार मनाते हैं, भारतीय जो हिंदू हैं वो दीपावली और होली मनाते हैं, क्रिश्चियन हैं वो ईस्टर भी मनाते हैं और क्रिसमस भी मनाते हैं, हमारे यहाँ सिख हैं वो लोहड़ी भी मनाते हैं, गुरु पर्व भी मनाते हैं, ठीक है ना। तो सभी को, किसी भी धर्म का, सबको अपने अपने धर्म को मानने की और अपने ढंग से पूजा पाठ करने की स्वतंत्रता प्राप्त है, ठीक है। हमारे राष्ट्रीय पर्व भी हैं, जैसे कि स्वतंत्रता दिवस है ना, इसको सभी देशवासी बड़े 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ था, तब से स्वतंत्रता दिवस के रूप में हम ये दिन मनाते हैं। गणतंत्र दिवस, इस दिन हमारा संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को, तब से हम इसे गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। और फिर है गांधी जयंती। इन सभी भारत को कोई एक नहीं बल्कि समस्त भारतवासी बड़े उल्लास और खुशी के साथ मनाते हैं। इससे हमारी जो राष्ट्रीयता की भावना है वो और भी ज़्यादा मजबूत हो जाती है, ठीक है। अब आते हैं हम पर्यटन और राष्ट्रीय एकीकरण पर। प्रारंभ से ही पर्यटन राष्ट्रीय एकीकरण का प्रमुख सहायक रहा है। कैसे? देखिए, एक व्यक्ति है भारत का, वो दूसरी जगह घूमने जा रहा है तो वहाँ की भाषा संस्कृति देख रहा है। भारत में बहुत सारे 28 राज्य हैं, सभी की अपनी अपनी भाषा और संस्कृति है, तो इससे क्या होता है, घुलना मिलना होता है, ठीक है। हम दूसरे जगह की चीज़ें देखते हैं, दूसरे राज्यों की चीज़ें सीखते हैं और इससे राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा मिलता है। राष्ट्रीय एकता को किस तरीके से पर्यटन बढ़ावा देता है? पर्यटन में हम एक दूसरे के, देखिए, जब हम कहीं एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं तो वहाँ के लोगों से मिलते हैं तो उनके करीब आ जाते हैं, एक दूसरे की विशेषताओं को जानते हैं, कहाँ की क्या विशेषता है, कहाँ की क्या समस्या है, और समान भाव विचार और दृष्टिकोण भी विकसित होते हैं। पर्यटन से क्या होता है, देश की संस्कृति को जानने का मौका मिलता है, आर्थिक और औद्योगिक विकास को भी मौका बढ़ता है और विकास के नए आयामों को समझने में सहायक होते हैं। तो आज के चैप्टर में, आज के वीडियो में इतना ही। अगले चैप्टर में मैं इसके आगे आपको बताऊंगी। तब तक के लिए बाय।